हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। स्टूडेंट्स तो एटॉमिक वर्ड सुन सुन के बोर हो चुके होंगे कि एटम 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 मास मास एलिमेंट वगैरह वगैरह सुन के काफी बोर हो चुके हैं, लेकिन दिस टर्म इज वेरी इजी। बहुत ही आसान सा टर्म है, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मीन्स परमाणु और मास मीन्स द्रव्यमान। यानी कि अगर मैं मान लूं मेरे पास ये परमाणु है, दिस इज एन एटम, तो अगर मुझे इसका मास चेक करना पड़े तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो all the particle, all the constant particle involved in construction of the atom, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी तथ्य है, जितने भी पदार्थ होंगे, जो कुछ भी होगा इस परमाणु को बनाने में शामिल होगा, उन सभी का वेट ही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स मास ऑफ द एटम, यानी कि एटम के जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल का मास जो होगा वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड या इज नोन एज एटॉमिक मास। उसको हम परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा एटम है, जो परमाणु है, वो क्या है? वो पदार्थ का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। हमने पढ़ा था कि ये सबसे छोटा भाग होता है पदार्थ का, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। इतनी बात हमने पढ़ी थी। लेकिन जब, और ये भी पढ़ा था हमने कि वी कैन नॉट सी द एटम विद नेक्ड आइज। हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि हम एटम को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और दूसरा हमने पढ़ा था कि एटम है जो वो परमाणु है, वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है। तो बात आई सामने कि कुछ लोग सोचने लगे कि मतलब अगर एटम इतना छोटा है, वो इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं सकते, तो आखिर एटम के मास के बारे में हमें जानना क्या जरूरी है? हमने पता लगा लिया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम है, सिंपल सा कण होगा कोई, ठीक है। लेकिन उसके बारे में इतना डीपली स्टडी करने की आखिर जरूरत क्या है कि उसका वेट हम चेक करें कि आखिर एटम का वेट कितना होता है? तो बात आई सामने क्या कि all the thing we see around us, all the thing we see around us are made up of atom। जितनी भी चीजें हम हमारे चारों ओर देख रहे होते हैं, कुछ भी आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ा लो, कुछ भी अगर आप अपने सामने देख रहे हो तो वो समझ लो किससे मिलकर के बनी है? पदार्थ से मिलकर के बनी है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि अगर एटम नहीं होगा तो यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है सब कुछ। यानी कि हर एक चीज एटम से मिलकर के बन रही है। और अगर हम हमारे आसपास कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी कि सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गर्दन घुमा रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे, तो हर चीज एटम की वजह से पॉसिबल है। तो इसी वजह से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है इस छोटे से कण की, तो उस वजह से इसको इतना डीपली स्टडी करना जरूरी हो गया। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए। तो
जैसे जैसे साइंटिस्ट ने एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए तो उन्होंने डाल्टन की थ्योरी को याद किया। डाल्टन ने कहा था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, किसी भी यौगिक के अंदर जब दो एटम मिलेंगे या दो से ज्यादा मिलेंगे, कितने भी मिले, मान लीजिए हमारे पास H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, तो अगर आप ये हमारे पास कोई भी वाटर का नमूना है, ठीक है, ये हम लेके आए रिवर नदी से, और एक और वाटर का नमूना है H2O, ये हम लेके आए पूल तालाब से, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों वाटर क्या प्योर हैं, इसमें कुछ और मिक्स नहीं है, ठीक है। तालाब का जल भी शुद्ध है और रिवर का वाटर भी शुद्ध है। उसके बाद देखिए हमने चेक किया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहा वो 1:8 रहा, मान लीजिए, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, तो दोनों का अनुपात क्या रहेगा, अगर यहाँ 1:8 आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यहां से, तो यहां भी 1:8 आएगा। ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर कहा था। तो साइंटिस्ट को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि जब यहां पर एटम का जो अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कांस्टेंट है, निश्चित है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा अपने आप, यानी कि यहाँ और यहाँ जब अलग अलग वाटर के नमूने लेके आए तो वहां पर भी उसके जो कांस्टेंट एलिमेंट्स थे, जो उसको बनाने वाले एटम थे, उनका जो अनुपात रहा वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, स्थिर रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो वैज्ञानिकों ने एक चीज समझ में आई यहां से कि जब अनुपात एक समान रह रहा है, इसका मतलब उनका मास भी क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। सुनना है, यानी कि इन एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। जब इनका रेशियो सेम हो रहा है तो मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने इस एटॉमिक मास को जांचने की इच्छा जाहिर की, इस एटम के मास को पता लगाओ आखिर इसके अंदर क्या कुछ है। अब क्या हुआ, एटॉमिक मास को चेक करने की इच्छा तो सबके मन में आई, लेकिन इंडिपेंडेंट एटम को, यानी कि अकेले एटम का मास चेक करना इम्पॉसिबल था, यानी कि अकेले मैटर के अकेले एटम के मास को चेक करना इतना आसान नहीं था कि किसी कांटे के अंदर उसको रखो और फटाफट क्या निकाल लो, उसका मास निकाल लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटम है ही इतना छोटा कि उसको हम आंखों से तक नहीं देख सकते, उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन अगर एटम्स को मिलाते जाओ, ठीक है, तब एक ऐसा मैटर बनता है जिसको हम देख सकते हैं, इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एटम को अकेले को तो मतलब उसको वेट नहीं निकाला जा सकता, तो वहां से बात सामने आई कि उसका रिलेटिव मास निकाल लिया जाए। रिलेटिव मास का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव मास का मतलब होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक सोहन है, ठीक है, और ये पूरी क्लास है, क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं। सुन में आया, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो टीचर ने कहा कि आपको वेट करना है सभी क्लास का, पूरी क्लास का वेट करके बताओ मेरे को, लेकिन उनके पास ना ही कोई वेट है, वेट मतलब उनके पास कोई बट्टा नहीं है तौलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, तो मान लीजिए सोहन का वेट था 20 किलो, 20 किलोग्राम था, मान लीजिए सोहन ने कहा मुझे मेरा वेट पता है, मेरा वेट 20 किलोग्राम है। यहां था 40, 40,
30 और 60 ऐसे ऐसे वेट थे सभी बच्चों के। तो हम कहेंगे अगर इसका रिलेटिव मास यहां से निकालें तो हम कहेंगे इस लड़के का वेट, मान लीजिए जिसका नाम राम है, कि राम का वेट 2 सोहन के बराबर है। उसके बाद श्याम आया, हम बोलेंगे श्याम का वेट भी 2 सोहन के बराबर है। उसके बाद आया, कोई भी नाम रख लीजिए, अरुण आया, अरुण का वेट 1.5 सोहन के बराबर होगा। उसके बाद जय रख लीजिए, जय का वेट कितना हुआ 60 किलो, तो 3 सोहन के बराबर। इस प्रकार से हम रिलेटिव मास निकालते हैं, ठीक है, यानी कि इसके कंपैरिजन में इनका निकाल दिया गया वेट। तो इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ कार्बन ऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ एक इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर एक दूसरे के अंदर सापेक्षिक उसके अनुपात में उसका वेट कितना है, इस प्रकार से निकाल लीजिए। ऐसे तो छोटे छोटे आइटम का अलग अलग तो हम वेट निकाल नहीं सकते, लेकिन जब ये कंपाउंड के अंदर होंगे ना तो कंपाउंड का टोटल वेट निकाल लो। टोटल वेट निकालने के बाद हम उसको रेशियो पता लगा सकते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पता लगा लिया रेशियो, और जब रेशियो निकाल सकते हो तो मैथ के कैलकुलेशन के द्वारा उस रेशियो से अलग अलग आइटम का वेट भी निकाला जा सकता है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई नमूना है, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जो होंगे, ऑक्सीजन कार्बन का 3/4 गुना होती है, 4/3 गुना, यानी कि 4 कार्बन तो 3 ऑक्सीजन के बराबर होंगे। तो अगर मैं ऑक्सीजन की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, 4/3 कार्बन होगी। सुनना है, यानी कि अगर यहां पर 4 ग्राम कार्बन है तो 3 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, 3 ठीक है। यहां पर हम लेंगे कि जो 4 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन बराबर होगा 3/4 कार्बन के। 3 ग्राम कार्बन होगा और 4 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। तो जब 3 ग्राम कार्बन 1 यूनिट के बराबर होगा तो 4 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, ठीक है, 1/3 गुणा 4 यानी कि 1.33 यूनिट। यानी कि अगर हम इस 3 ग्राम कार्बन को 1 यूनिट माने, कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, कार्बन को अगर हम 1 माने तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा, 1.33 आएगा यूनिट में, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अगर हम सापेक्षिक मास निकालना शुरू करें, अगर 3 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, मान एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसके द्वारा जब अगर हम इस कार्बन को 1 यूनिट मान लें, ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई वेट तो नहीं है, जैसे कि हमने सोहन को 1 माना था, तो इस कार्बन को 1 मान लें तो ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, 1.33 कार्बन के बराबर होगा। इसको कार्बन को हमने 1 यूनिट मान लिया तो ऑक्सीजन 1.33 यूनिट के बराबर आ गया, क्लियर समझ में आ गया। लेकिन यहां से क्या हुआ कि इस प्रकार से हम सापेक्षिक द्रव्यमान तो निकाल सकते हैं। तो क्या कहा गया कि अगर कार्बन की ऐसे NaCl है, कोई और ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया है तो यहाँ इसका द्रव्यमान अलग आएगा। सुन में आया ना कि कार्बन का यहाँ ऑक्सीजन के साथ कुछ अलग है, यहाँ अलग है, और यहाँ भी पॉइंट में है, ऑक्सीजन का यहाँ क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना। तो कह रहा इतने सारे एलिमेंट हैं, अगर पॉइंट में द्रव्यमान आया तो उनको यूज करना
न्यूमेरिकल्स के अंदर किसी की वैल्यू निकालने के लिए, किसी न्यूमेरिकल को निकालने के लिए, किसी तथ्य तक जाने के लिए अगर हम पॉइंट्स में द्रव्यमान को यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो उसके बाद सोचा गया कि क्यों ना हम एक ऐसा साझा एलिमेंट लेके आए जिसको एक पलड़े में रखने के बाद, मान लीजिए अगर हम एलिमेंट के वेट को तोल रहे हैं, बारी बारी से सारे एलिमेंट्स का वेट निकाल रहे हैं, तो उसने कहा साइंटिस्टों ने कि क्यों ना हम एक ऐसा बट्टा लेके आए जिस बट्टे को एक तखड़ू के अंदर यानी कि एक पलड़े के अंदर रखने के बाद इनका जो मास आ रहा है वो किसमें आए, टोटल नंबर यानी कि अनुपात में ना आए, ठीक है, एक कंप्लीट नंबर के अंदर आए, सॉरी टोटल नंबर की हम लिखेंगे कंप्लीट नंबर, पूर्णांक संख्या के अंदर आए, जिसको यूज करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो ये धीरे धीरे बारी बारी से प्रक्रियाएं की गई, बारी बारी से एलिमेंट के साथ उनको तोला गया, वेट निकाला गया, अंत में एक निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन को, ठीक है, जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन के 16वें भाग को रख रहे होते हैं 1/16, जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन के 16वें भाग को रख रहे होते हैं तब जाकर के यहाँ पर अधिकतर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, अधिकतर एलिमेंट का जो मास आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक कंप्लीट नंबर आ रहा है। दूसरी खास बात क्या हुई इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने, एक तो मेन मुद्दा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने अधिकतर तत्वों के मास को कंप्लीट नंबर के अंदर दिया। दूसरा क्या था कि ऑक्सीजन का जो लेन देन था, ऑक्सीजन का जो भाईचारा था वो अधिकतर तत्वों के साथ था, यानी कि ऑक्सीजन में कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि कोई व्यक्ति है, अगर उसकी गांव में जान पहचान बहुत ही ज्यादा है, वो अधिकतर लोगों को जानता है, तो बाहरी व्यक्ति आकर के उससे कोई किसी के बारे में पूछेगा तो वह उसको बता सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास, अगर कोई व्यक्ति गांव के बहुत कम लोगों को जानता है तो वह किसी के बारे में क्या जानकारी दे पाएगा, तो वह इतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ लेन देन करता है, उसका भाईचारा है बहुत सारे तत्वों के साथ, तो इस वजह से वह अधिकतर तत्वों का मास हमें पूर्ण संख्या के रूप में दे रहा था, अधिकतर के बारे में दे रहा था। लेकिन इससे भी साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं हुए। ऑक्सीजन के 16वें भाग, ऑक्सीजन का 16वां भाग में समझाना रह गया कि ऑक्सीजन का 16वां भाग क्या था आखिर। ऑक्सीजन के 16वें भाग से मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन का कोई एटम है और उस एटम को पूरे को नहीं रखा इस पलड़े के अंदर, उस एटम के 16वें हिस्से को रख लिया गया। समझ में आई ना बात, कि ऑक्सीजन के पूरे एटम को नहीं बल्कि उसके 16वें हिस्से को के बराबर मास को यहाँ पर रखेंगे और फिर बारी बारी एलिमेंट का वेट निकाल लेंगे, तो क्या रहा, वो कंप्लीट नंबर के रूप में आ रहा है। ये था ऑक्सीजन का 16वां हिस्सा। लेकिन इन 1961 के अंदर क्या हुआ कि साइंटिस्ट रुके ही नहीं फिर भी इस एटॉमिक मास के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, वो एक एलिमेंट लेके आए कार्बन 12, आइसोटोप ऑफ कार्बन। इस आइसोटोप के बारे में हम आगे के लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे कि आइसोटोप, आइसोबार अप्रूव क्या होते हैं। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि हमने कार्बन 12 का एटम लिया, कार्बन 12 का एक परमाणु लिया, और उस कार्बन 12 का भी पूरा हिस्सा नहीं लिया, जैसे ऑक्सीजन का 16वां हिस्सा लिया था ना, यहाँ कार्बन 12 का 12वां हिस्सा लिया। सुनना ये बात, यहाँ कार्बन 12 का 12वां हिस्सा लिया, और इसने क्या किया, इस कार्बन 12 के 12वें हिस्से से जब एलिमेंट के मास को निकाला गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हमने रख दिया कार्बन 12 का 12वां हिस्सा। तो क्या हुआ, इससे भी ज्यादा, जैसे कंप्लीट नंबर दे रहा था ना ऑक्सीजन का 16वां हिस्सा, तो और तत्वों के भी जो मास थे वो कंप्लीट नंबर में आने लगे और छोटी संख्या में आने लगे। यानी कि अगर ये बड़ी संख्या में दे रहा था तो छोटी संख्या के रूप में आने लगे। और दूसरी बात क्या हुआ
कि कार्बन 12 का जो भाईचारा है, जो लेन देन है, जिसकी केमिकल रिएक्शंस थी, वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा पाई गई। यानी कि ऑक्सीजन तो कम लोगों को ही जानता था, लेकिन कार्बन 12 उससे भी ज्यादा लोगों को जानता पाया गया। इस वजह से एक स्टैंडर्ड यूनिट यानी स्टैंडर्ड इकाई ऑक्सीजन के 16वें हिस्से को छोड़ करके कार्बन 12 के 12वें हिस्से को मान लिया गया। और आज भी हम जो एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो कार्बन 12 के द्वारा ही चेक किया हुआ होता है। तो आशा है आपको एटॉमिक मास का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि कार्बन 12 एक ऐसा बट्टा तैयार हो गया, जैसे हम किलोग्राम का बट्टा रखते हैं, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा एक ऐसा बट्टा बना लिया गया जिसको एक पलड़े में रख के दूसरे पलड़े से हम बाकी एलिमेंट के मास को, भार को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। यानी अणु। अणु वास्तव में क्या चीज होती है? अभी हमने परमाणु पढ़ा, तो परमाणुओं के मिलने से, ठीक है, व्हेन टू or more atom are combined with each other, are combined with each other with a chemical force, with a chemical combination, or a attractive force, is formed molecule। कहने की बात क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा परमाणु किसी रासायनिक संबंध से जुड़ते हैं या किसी अन्य बल के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा, जब दो या दो से ज्यादा परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जो चीज बनती है जुड़ने के बाद, उस चीज को नाम दिया गया अणु। ठीक है, अणु जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, is the smallest part of the matter। अब आप कहेंगे हमने अभी तक तो यही पढ़ा था कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग मॉलिक्यूल नहीं एटम है, बार बार यही चीज पढ़ी है। लेकिन एटम वो चीज है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो अकेला अगर उसको छोड़ोगे तो वो अकेला नहीं रहेगा, वो किसी न किसी साथ जुड़ के रहेगा। लेकिन मॉलिक्यूल वो छोटे से छोटा भाग होता है पदार्थ का जो इंडिपेंडेंट अवस्था में रह सकता है, विच कैन फाउंड इन इंडिपेंडेंटली, विच कैन फाउंड इंडिपेंडेंटली। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, समझा? उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, तत्वों के अणु। तत्वों के अणु क्या कहते हैं? देखिए, कुछ तत्वों के अणु तो क्या होते हैं, सम मोलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। यानी कि कुछ तत्वों के अणु केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। अभी हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को समझा, लेकिन इसका अपवाद है, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ तत्वों के अणु एक ही एटम से मिलकर के बने हैं, जैसा कि हाइड्रोजन का जो अणु होता है वो अकेला पाया जाता है। हाइड्रोजन का अणु एक ही एटम से मिलकर बना है और एक ही एटम स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हाइड्रोजन का एटम अकेला ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के एटम जो होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, दो के रूप में रहेंगे या तीन के रूप में रहेंगे।
अगर 2 के रूप में रहेंगे तो बोलेंगे ऑक्सीजन, 3 के रूप में बोलेंगे तो ओजोन। समझ में आया? यानी कि कुछ तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, कुछ तत्वों के जो अणु होते हैं वो एक ही एटम से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन अधिकतर के 2 या 2 से ज्यादा से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। यौगिकों के अणु, जो हमारे यौगिकों के अणु होते हैं, यौगिक किससे मिलकर के बनते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा अणु मिलते हैं। when 2 or more molecules are combined। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा अणु जुड़ेंगे तब क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। तो यौगिकों के अणु क्या कहते हैं? when the atom of same element or different element। देखिए यहां पे खास बात है, अगर आप तत्वों के अणु की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन के तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है हमारा, उसके मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो उसका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जुड़ने से नहीं बन सकता। क्लियर है ना बात? मैंने कहा कि ऑक्सीजन का जो अणु होगा, ऑक्सीजन का जो अणु होगा वो 2 परमाणुओं से जुड़ करके बनेगा, लेकिन 2 परमाणु ये नहीं कि एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का, ऐसे नहीं जुड़ सकता। जब तत्वों के अणु की बात आती है तो तत्वों के अणु के लिए जो परमाणु होंगे वो उसी तत्व के होने चाहिए, दूसरे तत्व के नहीं। लेकिन जब कंपाउंड की बात आती है तो जो एटम होते हैं, व्हेन द एटम ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ और डिफरेंट एलिमेंट, और डिफरेंट एलिमेंट यानी कि या तो एक ही तत्व के हों या अलग अलग तत्वों के हों, आर कंबाइंड, then they form molecule of the compound। जब एटम जुड़ते हैं, वो एक ही तत्व के हों या एक से अलग तत्व के हों, तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एटम कार्बन का और एक एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, 2 एटम जुड़े ना, तो 2 एटम के जुड़ने से क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। और दूसरी बात, मोलिक्यूल शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड। यानी कि जैसे ये CO है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, एक अणु है ये। जैसे अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर तो बहुत सारे CO पड़े होंगे ना। अगर मैं इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के तो बहुत सारे सैंपल पड़े होंगे। लेकिन अगर मैं अकेले CO की प्रॉपर्टी देखूं और पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना CO पड़ा होगा उसकी क्वालिटीज अगर हम देखेंगे, उसके जो गुण देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रासायनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, वो अलग अलग नहीं होंगी। यानी कि यौगिक की और यौगिक के अणु की जो गुण होते हैं, चाहे वो रासायनिक गुण हो चाहे वो भौतिक गुण हो, वो क्या रहते हैं? समान रहते हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद देखिए आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिक, हिंदी में इसको बोलेंगे आयनिक यौगिक। when 2 atom are combined to form a compound,
जब दो परमाणु एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं यौगिक बनाने के लिए, लेकिन किस चीज के द्वारा? विद ए चार्ज फोर्स, एक आवेशित बल के द्वारा। जब एक आवेशित बल, मान लीजिए एक ये एटम है और एक ये एटम है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। फिजिकल बल भी लगता है, भौतिक बल, और रासायनिक बल भी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी इनको जोड़ के रख सकता है, और आवेशित बल यानी कि वैद्युत बल भी इसको जोड़ करके रख सकता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर प्लस का आवेश है और इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि जब ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब ये दो अलग अलग चार्ज वाले एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। यानी कि जब दो नेट चार्ज वाले एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस यौगिक को हम क्या नाम देंगे? आयनिक कंपाउंड नाम देंगे। यानी कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहां पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव धन आयन है, ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर ऋण आयन है। इसको हम बोलेंगे कैथोड, इसको बोलेंगे एनोड। ठीक है, यानी कि जब दो अलग अलग चार्ज वाले एटम एक दूसरे से जुड़ करके एक कंपाउंड का निर्माण करें, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब उसके बाद बात आती है, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने हैं। सुनना, अगर मैं वाटर की बात करता हूं, जल की बात करता हूं, मैं जल को ऐसे लिखूंगा ना, अगर मैं लिखूं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और ये तो बहुत छोटा सा कंपाउंड है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत सारे एटम मिले होते हैं, तो उसको लिखने के लिए बहुत लंबे लंबे नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हमने इनको इनके तत्वों के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की सिंबल से लिखना शुरू कर दिया। अब ये नहीं लिखेंगे 2 हाइड्रोजन 2H और 1 ऑक्सीजन, ये भी नहीं लिखेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, यानी कि जो हमारे कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड को लिखने का एक तरीका है, एक फार्मूला है। उस फार्मूले को अगर हमें जानना है तो उसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। फर्स्ट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा है। हमने पूरे एलिमेंट के सिंबल याद नहीं किए और नहीं हम एकदम से याद करेंगे, जैसे जैसे जो भी हमारे यूज में आएगा वो धीरे धीरे अपने आप याद होता जाएगा। जैसे हमने CO पढ़ा, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बताया, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, जैसे मैंने NaCl लिखा था, सोडियम क्लोराइड, ऐसे अपने आप याद होते चले जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट का हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है सिंबल। दूसरा है वैलेंसी, ये वर्ड नया आ गया, वैलेंसी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? देखिए, अगर ये 2 चीजें अगर हमको आ गई तो हम किसी भी कंपाउंड का सूत्र लिख सकते हैं, किसी भी यौगिक का हम सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, संयोजकता क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए एलिमेंट टू ज्वाइन अदर, यह एक तत्व के दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की, या एक एटम के, एक एलिमेंट के एटम की दूसरे एटम से जुड़ने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में लूं,
कि जो हमारा ऑक्टागन होता है, ठीक है। अगर ऑक्टागन की कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं होती है, ठीक है। अगर एक मानव है, ऑक्टागन का नाम से एक जीव है, जीव का नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, 8 भुजाओं वाला वो जीव होता है जिसकी 8 भुजाएं होंगी, ठीक है। उसकी 8 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इससे कहें कि इसे मानव को पकड़ना है, तो ये ह्यूमन हो गया, एच, इसको ओ लिख दिया, तो ये 2 भुजाओं के साथ इसकी दोनों भुजाएं पकड़ लेगा, इसकी दोनों, फिर ये यहां से, सॉरी गलत हो गया, इन दोनों के साथ ये पकड़ेगा और इन दोनों के साथ इसको, इन दोनों के साथ इसको। देखिए, अगर कुछ व्यक्ति कहें कि आप इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, भी यहाँ पे एक ऐसे लिख दिया, इसको एक बाजू से पकड़ लिया, इसको इससे कहाँ भाग रहा है, एक बाजू को पकड़ लेंगे, तो हम इसको कहेंगे कि बैलेंसी है, जो संयोजकता वो संतुलित नहीं है। जब तक संयोजकता संतुलित नहीं होगी तब तक उस कंपाउंड का जो सूत्र होगा उसको सही नहीं माना जा सकता। यानी कि दोनों के अंदर जितने भी कंपाउंड है, जितने भी सॉरी एटम है, उन सभी एटम की सारी बाजुओं के हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। किसी की कोई भी बाजू अगर खाली रह गई, इसका मतलब वो सूत्र क्या है? गलत है। उस सूत्र के हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, उस एटम के हाथ में, चाहे हम यहाँ पे ऑक्सीजन दें या कुछ और भी देंगे, तो कुछ ना कुछ तो देना होगा। लेकिन इसके बजाय हमने क्या किया, इसकी दूसरी बाजू को इसी को पकड़ा दिया, तो एक ऑक्टागन कितने आदमी को पकड़ सकता है? 4 को। तो इसका कंपाउंड का फार्मूला क्या बनेगा? OH4 बनेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से संयोजकता को संतुलित किया जाता है कि किसी भी एटम की भुजा है, जो उसकी भुजाएं हैं, किसी की 3 होती है, किसी की 4, जैसे ऑक्सीजन वाला है उसकी 2 भुजाएं हैं, कार्बन की 4 होती है, ठीक है, और सल्फर की 8 होती है, उस प्रकार से, ठीक है, नाइट्रोजन की 2 होती है शायद, ठीक है। इस प्रकार से जितनी उसकी भुजाएं होंगी, तो जिस टाइम वो यौगिक बनाएगा तो उसकी भुजाएं उस दूसरे के साथ दोनों की दोनों जुड़ी होनी चाहिए, न कि एक जुड़ेगी तो वो सूत्र सही नहीं होगा। उसके बाद देखिए, अगर हमारे यौगिक के अंदर एक मेटल है, एक मेटल का एटम है और दूसरा क्या है? नॉन मेटल का एटम है। जैसे कि हमारे पास वो एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम हमारा धातु है, क्लोरीन हमारी गैस है, सुना। तो जब ऐसे तत्वों की, ऐसे यौगिक की बात आती है, तो वहां पर हम धातु वाले एटम को पहले लिखेंगे और अधातु वाले एटम को बाद में लिखेंगे। अगर आपने उस सूत्र के अंदर अधातु को पहले लिख दिया तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। अगर हमारे पास एक ऐसा यौगिक है जिसके अंदर एक अधातु है और एक अधातु, तो उसके अंदर धातु को पहले लिखेंगे और अधातु को बाद में लिखेंगे। उसके बाद बात आती है आयनिक यौगिक की। आयनिक यौगिक में मान लीजिए हमारे पास NaOH है, हमारे पास यहाँ पे कौन सा आयन है? OH आयन है। अगर मैं बोलूं एक MgOH2 है, तो क्या ये फार्मूला सही होगा? नहीं होगा। ये फार्मूला क्या होगा हमारा? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस फार्मूले से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर एक एटम मैग्नीशियम का, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन, लेकिन वास्तव में इस फार्मूले में क्या होता है? OH आयन होता है, और OH आयन भी 2 बार होता है, ठीक है। जब आयन एक से ज्यादा होंगे तो हम उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब आयन 2 से ज्यादा होंगे तो हम उसको किसके अंदर लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर हमारे पास इस प्रकार से है कि कोई फार्मूला XYZ है और YZ आयन है, Z2 है, ठीक है, आयन का नाम क्या है? YZ2 है, और YZ2 2 बार है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं लिखेंगे कि YZ2 और 2, ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी गलत है, ठीक है। और XYZ 2 × 2 4, ये भी नहीं लिख सकते।
यही लिखना पड़ेगा XYZ2। ये जो YZ2 है यही 2 बार है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर इसकी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यानी कि टोटल संख्या अगर 2 बार आई है तो उस टोटल के बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए O2H होता, ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो MgO2H2, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनकी जो O2H चीज है ना, ये 2 बार आई है, न कि अकेला H 2 बार आया है। क्लियर है? तो उस पूरे को लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक के सूत्र को लिख सकते हैं। आशा है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अब तक जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं, तो उस किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और आपसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके कोई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि या कहीं जिसके पास मोबाइल के अंदर ये वीडियो चला जाता है कि वीडियो मेरे काम का नहीं है, तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन जिस विद्यार्थी के पास किसी कोचिंग सेंटर के अंदर जाने का टाइम नहीं है, या उसके पास इतनी भारी भरकम फीस भरने का उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए अगर वो कुछ करना चाहता है, वो अपने लिए एक नौकरी हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियोस काफी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप हमारे और उस विद्यार्थी के बीच की कड़ी बन सकें तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रशंसनीय होगा। आपके द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही ज्यादा किसी की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैं आपसे दोबारा अनुरोध करता हूं कि इस वीडियोस को अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो प्लीज आप इस वीडियो को किसी दूसरे व्यक्ति तक या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, आप अपने इसको फेसबुक स्टोरीज में डाल सकते हो, जिससे कि ये वीडियोस हैं एक जरूरतमंद विद्यार्थी तक जरूर पहुंचे। आशा है आप इस कार्य को जरूर अंजाम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।